तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज सैम्पल पेपर 12th ये किताब सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 अरिहंत पब्लिकेशन की है और मैं आज इस सैम्पल सेट का 12th नंबर सेट को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, सैम्पल सेट तो आपको बनाना ही है, एग्जामिनेशन से पहले आपको सारी सैम्पल सेट्स को निपटा देना है। और इसी क्रम में देखिए, एक्चुअली इससे पहले वाले जितने भी सैम्पल पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर सॉल्यूशन के देखने के बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कह सकते हो कि सर आप ये पार्टिकुलर क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो आपको क्या है कि इसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो मैं इस सेट को बना रहा हूँ 12, 13, 14, 15। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा सेट में सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, यहाँ पे 3 सेट है, एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में करीब 5 सेट है जिसमें सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ है। फिर स्टेज 2 में 5 सेट है जिसमें सॉल्यूशन बाद में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर पहले है। और स्टेज 3 में सॉल्यूशन है नहीं, आपको वो खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए खुद है। तो इसमें बच्चों को दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं सेट 3 को ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलिए देरी नहीं करेंगे और इस सेट को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आवाज़ सही आ रही होगी। एक बार देख लेता हूँ वीडियो ठीक है कि नहीं। हाँ, वीडियो ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए ठीक है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखिए, फिगर कुछ ऐसा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ऐसे है, ये 90 डिग्री है। ठीक है। फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें एक हेमिस्फीयर नहीं कहेंगे। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि 3D शेप है। नहीं, ये 3D शेप नहीं है, ये हमारा 2D ही है। तो ये हमारा सेमी सर्कल है। ये पार्ट वन में आपका सेमी सर्कल है और पार्ट 2 में आपका ट्रायंगल है। ये पूरा ट्रायंगल एक साथ ही लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस सरफेस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मैं नाम दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल ABC, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मुझे बताइए, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सेमी है यानी आधा है सर्कल का, तो इसको हाफ कर लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, यहाँ पे बेस आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, मुझे रेडियस तो पता नहीं है ना, ये वाला, ये आर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ट्रायंगल ए, यहाँ पे मैं डी देता हूँ, ADC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस ट्रायंगल ADC इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD का स्क्वायर कितना है भाई? 4 का स्क्वायर है, प्लस DC का स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो DC का स्क्वायर वैसे रहने दीजिए। AC का स्क्वायर मुझे पता है, क्योंकि 5, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस DC का स्क्वायर। 16 इधर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू DC का स्क्वायर, यानी 9 इज इक्वल टू DC का स्क्वायर, यानी DC हमारा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी DC हमारा हो गया 3। DC हमारा 3 हो गया। तो 3 जब मुझे मिल गया है तो रेडियस हमें मिल गया है, रख दीजिए आप पाई का वैल्यू 3.14 रख लीजिए, और रेडियस हमारा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। बेस कितना है भाई? बेस हमारा पूरा होगा ना, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा। और हाइट कितना है? हाइट हमारा 4 है, तो 4, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 × 9, 9 × 4 = 36, 9 चौक के 36 का 6 हाथ में 3, 9 × 9, 9 × 3 12, हाथ में 1, और 9 × 3 27 और 1 28, 2 पॉइंट दे के दीजिए, प्लस 6 दूनी 12। तो इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा 14.13,
यानी हो जाएगा 14.13 प्लस 12, तो यानी हो जाएगा 10, 20, 26.13, यानी इसका हो जाएगा 26 यूनिट्स। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुझे इसमें टाइम लगा है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको फटाफट करना है। 1 का ए होगा। मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए आपको वक्त लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ 4 है, 6 है, तो ये अगर 5 है और ये अगर 4 है तो यहाँ पे 3 होगा। 3 होगा तो इसका मतलब बेस हमारा 6 हो जाएगा, ट्रायंगल का बेस। तो बेस 6 है, हाइट 4 है, 6 चौके 24, 24 का आधा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया? 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे 12 मिल गया, मुझे पता चल गया। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 3.14, और आर स्क्वायर बाई 2 भी करना होगा, क्योंकि एरिया हमारा सर्कल का आधा है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, मन में ही हो जाएगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग whom 1001 pen and 910 pens can be distributed such a way that each student gets the same number of pen। देखिए सेम नंबर ऑफ पेन मिलना चाहिए। यहाँ पे आपका है करीब 1001 पेन है, ठीक है, और साथ ही साथ 910 पेंसिल है, 910 पेंसिल है। इनको मुझे बांटना है बच्चों में। बच्चों में बांटना है, ऐसे बांटना है कि बराबर पेन और पेंसिल, यानी अगर मैं पेन और पेंसिल भी बांटूं तो बराबर बराबर बच्चों तक बढ़ जाए, ना ये खत्म हो ना ये खत्म हो। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तो अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ की बातें जानते होंगे, तो एचसीएफ वो होता है जो क्या करता है, इन दोनों नंबरों को ऐसे तोड़ देगा, मतलब स्मॉल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर ला करके दे देगा कि जो इसके टेबल में भी आए और इसके भी टेबल में आए। तो जो भी इन दोनों का एचसीएफ होगा, अगर उससे आप बांटिएगा तो ये भी कंप्लीटली यूज हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली यूज हो जाएगा, और कुछ भी अनजस्ट नहीं बचेगा। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। ऑप्शन में 90, 81, 91, 80 और 85। तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता है, बहुत सारे मेथड है। एक मेथड है डिवीजन वाला, तो डिवीजन वाला मेथड सबसे बेस्ट है। 910 को 1001 से डिवाइड कीजिए, एक बार में आ जाएगा 910 आ जाएगा। एक में से गया 0 तो 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, 9 में से 9 खत्म। तो 91 आ गया। 91 अब तो 10 के टेबल में नहीं आएगा, तो फिर से एक बार करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे। 91 10 बार में क्या आ जाएगा? 910 खत्म। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 91, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 2 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए आपको पता है कि ताश का जो पत्ता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 13 करके 4 अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जिसमें होता है स्पेड होता है, हार्ट होता है, क्लब होता है और डायमंड होता है। ये 4 होता है, जिसमें 2 रंग होते हैं, ब्लैक और रेड। रेड में 2 होते हैं और ब्लैक में 2 होते हैं। तो ब्लैक कार्ड भी 26 और रेड कार्ड भी 26, और 26 में 2 डिवीजन होता है, ब्लैक का 2 और रेड का 2। उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल कार्ड्स कितने हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास है, 3rd का ऑप्शन देखते हैं। 3rd का टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं, टोटल कार्ड्स है 52। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड बियर्स इवन नंबर एंड ब्लैक इवन नंबर इन द ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड टोटल होंगे हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड। लेकिन 26 ब्लैक कार्ड में भी देखिए ब्लैक में होता है 2, एक होता है हमारे पास, एक होता है क्लब, ठीक है, ऐसे करके रहता है, ऐसे क्लब रहता है, और एक रहता है हमारा स्पेड, हॉट, डायमंड, हाँ एक रहता है हमारा स्पेड, ऐसा करके रहता है। ठीक, तो ये भी 13 होता है और ये भी 13 होता है, 13 मिल करके 26 हो जाता है। तो 13 क्या रहता है? इसमें रहता है किंग, एक रहती है क्वीन, एक रहता है जैक, एक रहता है एस, एस मतलब इक्का जिसको कहते हैं, फिर रहता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसमें इवेंट कार्ड कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट कार्ड इसमें है। सिमिलरली इसमें भी 5 होगा। तो यानी टोटल ब्लैक प्लस इवेंट
टोटल probability of getting ब्लैक इवन कार्ड कितना है? ब्लैक इवन कार्ड कितना है? इवन तो 5 है और ये इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगा, यानी टोटल कितना होगा? 10। और टोटल कार्ड कितना है? टोटल कार्ड है 52, 5/26, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26। ऑप्शन नंबर उसका है बी, 3 का 2 ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही आएगा, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम चीज मैं रिपीट क्यों करूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और sec बीटा इज √2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1, tan अल्फा जो है वो 1 है और sec बीटा √2 है, sec बीटा जो है वो √2 है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए आपको मालूम है tan 45 1 होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, तो यानी अल्फा मुझे मिल गया 45 डिग्री। अच्छा सेक बीटा हमारा √2 है, तो सेक बीटा √2 है यानी सेक 45 हमारा √2 होता है। कैसे होता है? अगर ये नहीं याद है तो आप याद रख लीजिए, सेक बीटा को 1/cos बीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू √2। कॉस बीटा को पलटिए तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉस का कौन सा वैल्यू √2 आता है? यानी कॉस 45 जो आता है 45 डिग्री 1/√2 होता है, यानी बीटा क्या हो गया? 45। तो अल्फा भी 45 बीटा भी 45, दोनों जोड़ के क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी 4 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 4 का ऑप्शन बी। इसमें आपको कुछ नहीं, वैल्यू याद रखनी होगा। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें आपका एक पूरा टेबल बना हुआ है, वो वैल्यू आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हाँ, इसकी वैल्यू निकालना है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू मुझे ये दे रहा है, तीसरा वाला, ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा 1/कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा 1/कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी 5वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी 1, सी हमारा क्या है? 1 है। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि PAQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद अ सेंटर O एट अ पॉइंट A। ठीक है, तो एक हमारे पास एक सर्कल है और O हमारा सेंटर है, और एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है A पॉइंट पे PAQ। तो मान लीजिए कि P यहाँ पे है, P से A तक में एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो मैं चलिए यहाँ पे P को बना लेता हूँ, ठीक, और इसको A लिख देता हूँ कि A हमारे सर्कल पे है। तो एंगल OBA 40 डिग्री है और OB 105 डिग्री है, BAP। तो इफ एंगल OBA, अब B हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, लेकिन OBA कितना है भाई? 40 डिग्री है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ, OBA, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं B ले लेता हूँ और ऐसे मिला देता हूँ। तो ये हमारा O है, ये हमारा B है। OBA हमारा कह रहा है कि 40 डिग्री है, ठीक, ये 40 डिग्री है, और कह रहा है कि एंगल BOA ये 105 डिग्री है, ठीक। आपको पता है कि टेंजेंट हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे
रेडियस पे हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अच्छा ये अगर 40 है, ये 105 है, तो क्या ये वाला वैल्यू मुझे नहीं मिल जाएगा 145, 45, 5, 50, 60, 70, 80, यानी ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये दोनों मुझे मालूम है, तो ये 35 मिल जाएगा। और ये पूरा मुझे पता है 90 डिग्री है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड एंगल बी ए पी, यानी बी ए पी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना है, तो एंगल बी ए पी हमारा क्या होगा, बी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 90 डिग्री में 35 घटाइए कितना आएगा 55, तो एंगल बी ए पी कितना होगा 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आसान है, बस आराम से समझिए, सॉल्व कीजिए। चलिए 6 का डी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5, x + 2y = 5 and 7x + 3y = 13, 7x + 3y = 13 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, तो कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये कंडीशन होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आंसर पहले ही दे दिया है 1 2 2 1 1 1 2 2, तो क्यों ना हम इसको रख के देखें। ऐसे भी आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहते हैं, 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड है, सब्सटीट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन उतना हम लोग करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है, तो आप डायरेक्ट आंसर पुट कीजिए 1 और 2। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन है 1, 2, बी ऑप्शन है हमारा 2, 1, सी ऑप्शन है हमारा 1, 1 और डी ऑप्शन है हमारा 2, 2। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, तो क्यों ना हम इस ऑप्शन को रख करके देखें, 1 और 1 रख के देखें, 1 1 + 2 3, ये तो होगा ही नहीं, और 2 2 रख के देखें तो 2 2 2 4 4 2 6, ये भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 2 और 2 1 2, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन यही बचा, यही हमारा ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम है हमारे पास, टाइम नहीं है, एलिमिनेट करते चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 7 था। 7 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालिए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज आर इक्वल। यहाँ पे कह रहा है रूट्स इक्वल है, रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमें पता है कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x = होता है -b + -√b² - 4ac/2a, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हमारा आंसर होगा। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है कि ये जो प्लस माइनस वाली वैल्यू है वो 0 आ जाए, क्योंकि ये वाला अगर कट के 0 आ जाएगा तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो यानी हमेशा रूट्स दोनों बराबर आएंगे, -b/2a और -b/2a। यानी फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए, इक्वल रूट्स के चाहिए हमको b² = 4ac, b² = 4ac। तो क्वेश्चन को रखते हैं, इसमें काम हो जाएगा, kx साथ में है 3x - 4 + 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3kx² - 4kx + 4। ठीक है, तो यानी कि देखिए हमारा a क्या हुआ, a हमारा 3k हो गया, यानी a हमारा हो गया 3k, और b हमारा क्या हुआ, b हमारा हो गया -4k, और c क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे रखिए b की जगह पर रखिए -4k²
इज इक्वल टू 4, ए की जगह पर रखिए 3 के और सी की जगह पर रख दीजिए 4, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3k इंटू 4, 4 चौके 16, 16 इधर भी 16 खत्म, और यहाँ पे भी एक ठो k है, यहाँ पे भी एक ठो k है, यानी k इज इक्वल टू 3 आ गया, k इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। चेक करते हैं, हाँ 8 का C, 8 का आंसर क्या हो जाएगा C। आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। चलिए 8 हो गया, 9 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए चल रहा है हमारा। हाँ, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अब आपको पता होगा इक्वल रूट्स का क्या मतलब है। इक्वल रूट्स होता है तो कंडीशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही होता है हमारा कंडीशन। अगर इक्वल और डिस्क्रीट अगर बोल दें, नहीं इक्वल नहीं, अगर डिस्क्रीट और रियल बोल दे तो बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 4ac से, और अगर अनरियल रूट्स होगा तो बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा 4ac से। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। अब इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसके भी रूट्स भी इक्वल हैं, तो एक काम कीजिए, बराबर कीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, डिस्क्रीट कह रहा है क्या, नहीं इक्वल कह रहा है, रियल कह रहा है, तो के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना है हमारे पास, ए हमारा 1 और सी कितना है 144, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, यानी 2 इंटू 12 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर कह रहा है 24 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। हाँ, अब जैसे ही पता चला कि के जो होगा वो 24 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, तो 24 केवल एक ही ऑप्शन में, जो कि 9 का ऑप्शन है बी, तो 9 का हो जाएगा बी, सिंपल है। अब निकल जाइए, क्योंकि इतना वक्त है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी कितना है भाई 12 का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना है 1 और सी कितना है हमारा के है, यानी 12 का स्क्वायर 144, उसको 4 से काटिए, 4 3 12, 2 बचा, 6 चौके 24, यानी के जो होगा वो 36 के बराबर होगा, यानी 36 से छोटा 36 और 24, हाँ केवल एक ही ऑप्शन है बी, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। उससे आप क्लू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको देख करके क्लियर हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया हुआ है एक ट्रायंगल और एक सर्कल, यानी एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। सर्कल तो बड़ा खराब बना है, लेकिन उम्मीद जताइए कि ये सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मिल करके जा रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा बनाएंगे नहीं तो और टाइम जाएगा। चलिए, ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। आप अज्यूम करेंगे कि ये से तीनों टच करके जा रहा है और एक एग्जैक्ट सर्कल है। अब ये आर है और ये हमारा पी है और हमारा क्यू है, यही इस फिगर में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ट्रायंगल ABC टचिंग BC CA AB एट पॉइंट P Q R रेस्पेक्टिवली सोन इन द फिगर इफ BC इज 7 सेंटीमीटर, BC 7 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है BR 4 सेंटीमीटर, BR यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा है 4 सेंटीमीटर, और हमारा कह रहा है कि AQ 5 सेंटीमीटर, AQ हमारा ये है 5 सेंटीमीटर। फाइंड देन द लेंथ ऑफ AC, यानी AC निकालना है। AC कहाँ है भाई, AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी जो भी होगा
वो हम लोग को निकालना है। देखिए आपको एक बात पता होगा कि अगर जो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से आते हैं, ये थ्योरम भी है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट, देन दीज टेंजेंट्स आर इक्वल, ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली ये दोनों भी बराबर होगा और सिमिलरली ये दोनों भी बराबर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये क्या होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और यही निकालना था ना, तो 5 और 3 कितना होता है, 8, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 का ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन। सिंपल सा थ्योरम था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज अ 90 डिग्री। चलिए पहले फिगर बना देते हैं। फिगर क्या है, फिगर हमारा ऐसा है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इज 90 डिग्री एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू सी। यहाँ पे डी को रख दीजिए, डी परपेंडिकुलर है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी डी 12 है, बी डी 12 है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है। ए डी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। देन वैल्यू ऑफ सी डी, सी डी निकालिए, सी डी, ये वैल्यू हमको निकालना है, जो निकालना है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरा ये निकल जाएगा क्योंकि राइट एंगल का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस यानी ए बी हमारा क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। क्यों होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और एंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो बी डी हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 36 यानी हो जाएगा 180, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, यानी ए बी हमारा क्या हो जाएगा, √180। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, यानी ये हमारा हो गया √180। अब देखिए इस ट्रायंगल का तीनों साइड मुझे मिला हुआ है और मुझे क्या निकालना है ये, तो क्यों ना हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए यहाँ पे डी लिए ना, डी 90 डिग्री है ना, तो ए बी सी। देखो यहाँ पे बी डी हमारा 90 है, डी हमारा 90 है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है, बी 90 है, और हमारा ए एंगल दोनों में कॉमन है। देखिए पहले में ए और ए, तो लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन लिख दीजिए, और लिख दीजिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख दीजिए। तो बाई ए सिमिलरिटी, सो बाई ए सिमिलरिटी, ये आपको प्रूव नहीं करना है क्योंकि आपको तो सॉल्व करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। बाई ए सिमिलरिटी दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल जो होंगे एंगल ए बी ए डी बी वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी सी के। तो अब देखिए मैं क्यों ना, मुझे सी डी चाहिए ना, अच्छा छोड़िए मैं काम करता हूँ, ए डी और ए बी ये दो लूँगा, तो अगर मैं ए डी लूँगा तो मुझे ए बी लेना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब ए डी कितने भाई, ए डी है हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ए बी हमारा है √180, ए बी कितना है √180, ए सी कितना है, ए सी हमारा है x प्लस 6, तो इसको इधर ले जाइए, तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू √180। छोड़िए दोनों रूट में है, रूट वाला मल्टीप्लाई होकर 180 आ जाएगा, 6 से काट दीजिए 30 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 30 माइनस 6 यानी x इज इक्वल टू 24, x का वैल्यू 24 है क्या, 11 का ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए 24, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम।
ट्रायंगल चैप्टर का है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, 3 नंबर अगर एपी में है तो आप ऐसा ले लीजिए ए माइनस डी और ए प्लस डी, क्योंकि एपी में क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को घटाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, इन दोनों को घटाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा। इसीलिए मैं यही 3 ठो ले रहा हूँ, और कुछ आप नहीं ले सकते हैं। मैंने लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिएगा कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो। अच्छा एपी में अब कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 27, यानी इन तीनों को जोड़ दें, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों को जोड़ दे तो आ जाना चाहिए 27 आना चाहिए। देखिए डी माइनस में डी प्लस में, यानी 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, यानी 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी ए मुझे मिल गया 9। अब कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 405, यानी a माइनस डी, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है इनटू, और इनटू ए प्लस डी, ये कितना है, ये हमारा है 405। अच्छा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू होगा 405। ए कितना है भाई 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 405। 9 से काटे, 9 चौक के 36, 4 बचा, 9 पचे 45, यानी 45, यानी 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, यानी 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है। डी स्क्वायर को उधर लाते हैं, इसको इधर लेते हैं, 81 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 6 5 11, 7 में से 4 गया 3, हाँ, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो d मेरा हो गया 6। ये निकालना था, देखते हैं क्या निकालना है। कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। हाँ अब यहाँ पे देखिए केवल d 6 नहीं होगा, चलिए मैं बता देता हूँ क्यों। यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 6 36, और प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, यानी डी का 2 आंसर आएगा, डी का आंसर आएगा प्लस माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है, यानी 12 का आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द क्यूब्स, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी आपके पास क्यूब है, इस तरह का क्यूब है, और ये 3 क्यूब एक दूसरे पे चिपका दिए गए हैं, 3 क्यूब एक दूसरे पे चिपका दिए गए हैं। ठीक है, और सबका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना है 5 5 5 है, तो ये 5 5 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं, और सॉरी बेस में कोई परिवर्तन नहीं, और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं, बस लंबाई हमारा 15 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू एंड। ठीक है, हमने एंड टू एंड चिपका दिया है। द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब है तो ये मक्खी हर बार परेशान कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड, तो ये एक्चुअली कब बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना 2। एल कितना है भाई 15 है, बेस कितना है भाई 5 है, प्लस 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 15, 15 गुणे 5 75, 25 75, 25 और 75 होता है 100, 100 175, यानी 2 इंटू 175, 175, तो मान लीजिए 150 और 25 करते, तो 150 का स्क्वायर 300 और 25 का स्क्वायर 50, तो 350 का सरफेस एरिया होगा। हाँ 315 सेंटीमीटर। 13 नंबर का ऑप्शन है हमारा ए हो गया। ठीक है, 13 नंबर भी हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि
कि इफ द मोड ऑफ अ डाटा इज 51, यानी मोड आपको दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है कितना 51, एंड मीन इज 36, मीन इज 36, देन मीडियन, मीडियन बताइए। तो देखिए मीन और मोड आपको दिया हुआ है, और अगर ये निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको याद करने का तरीका मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देखिए मी वाला एक साइड है, और मीडियन बड़ा है तो उसके साथ 3 लगा हुआ है, और मीन छोटा है तो उसके साथ 2 लगा हुआ है, और 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा। तो यानी मोड को एक साइड रखिएगा, मी वाले को एक साइड रखिएगा। मीडियन बड़ा है तो 3 लगाइए, 2 लगाइए, सॉल्व कीजिए। मोड है 51 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, हमको नहीं पता है मीडियन, और मीन हमको पता है 51, ये 72 हो जाएगा, 36 दूनी 72, माइनस में इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। मीडियन है तो मीडियन 70 और 30, 100 और 20, 120, 120 और 3 23, 123 बटे 3 इज इक्वल टू मीडियन 41। फोर्टीन का ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा 41, तो ये हमारा मीडियन आ गया। चलिए बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ √2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, यानी मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.5 और ये हमारा बीच जो है वो है -5,0। इसके दोनों के बीच की जो दूरी है वो √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस। अच्छा √2 से मान लीजिए इसका डिस्टेंस d है, तो कह रहा है कि √2 टाइम्स d, ये क्या आएगा। तो काम कीजिए d निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो x2 - x1, x2 कितना है भाई, x2 है 0 माइनस x1 कितना है 5, प्लस y2 - y1, यानी y2 क्या है -5 माइनस y1 कितना है, सॉरी y2 हमारा 0 है, x2 - x1, x2 हमारा क्या है, देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। x2 - x1 यानी हमारा हो जाएगा -5 माइनस 0 प्लस y2 - y1 मतलब 0 है, माइनस y1 कितना है भाई 5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा 2 × 25, यानी √2 × 5, यानी हमारा d क्या आ गया √2 × 5, तो √2 × 5, दो दूनी के √2 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या 15 का है, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सॉल्व। 15 का है 10 सेंटीमीटर। 16 नंबर, क्या कह रहा है, इफ एलसीएम इज 350 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, देन फाइंड द एचसीएफ। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है। कहाँ से है ये सब हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सैंपल सेट बना रहे हैं, तो हम लोग का मेन फोकस है 3 घंटे के अंदर निपटा देना है। तो एक काम कीजिए, देखिए एलसीएम दिया हुआ है 350, एलसीएम दिया हुआ है 350, एचसीएफ हमको नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 × 70, तो देखिए 0 से ये 0 कट गया,
7 5 35 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी। सत्रह क्या कह रहा है? 17 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 211 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा या एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट कितना है 2,11, यानी 1 2 और 11, यानी यहाँ पे कहीं 2,11 होगा। तो 11 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 2,11 है हमारा, यानी x में हम लोग 2 चले और y में 11 चले तो ये मिल गया। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना, मान लो ये पॉइंट हमारा a है, तो पॉइंट इतना फ्रॉम x एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 11 की दूरी पे है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 यूनिट्स, यानी 17 का a हो जाएगा 11 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इतना इतना सेंट्रॉइड। चलिए, तो यानी एक हमारा ट्रायंगल है, इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए सी। कह रहा है कि 2 वर्टिसेस दिया हुआ है -3, -3, और एक दिया हुआ है 7, -4। इफ द सेंट्रॉइड इज 2, -1, सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड ओ नंबर पे। और ये क्या होता है? ये 2:1 के रेशियो में काटता है। ये भी 2 होगा और ये 1 होगा, ये भी क्या होगा 2 होगा, ये 1 होगा, यानी हमेशा 2:1 के रेशियो में ये काटेगा। अब देखिए 2 वैल्यू दे रखा है, 2 वैल्यू हमें दे रखा है, ये वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं x, y। और सेंट्रॉइड क्या करता है? ये जो है ना, इसको कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन, यानी ये इसको मिडिल मोस्ट में काटेगा। यानी ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए डी, लिख दिए, ये जो है ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर रखता है। ये अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि मीडियन हमेशा क्या करता है? साइड को बराबर इक्वल में काट देगा। ये इसको इसके बराबर, ये इसको इसके बराबर, और ये इसके बराबर, यानी ये मिडिल मोस्ट पॉइंट है। इसको मैं मान लेता हूं x1, y1। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड इज 2, -1, सेंट्रॉइड 2, -1 है, यानी ये जो सेंट्रॉइड है ये 2, -1 है, 2 और -1 है, -3 5, ठीक है, और ये है हमारा 7 -4, ठीक। ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, और ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, और आपको निकालना है ये वाला वैल्यू। अच्छा, इन दोनों की मदद से देखिए, एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है, मान लीजिए कि कोई 2 लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका वैल्यू है x, y, और यहाँ पे है x1, y1, और यहाँ पे है x2, y2, ठीक। और ये m:n के रेशियो में काट रहा है। तो x क्या होगा? x होगा mx2 + nx1 / m+n, यही फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। और y क्या होता है? y होता है my2 + ny1 / m+n। सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिए ये 2 पॉइंट हमको मालूम है और ये पॉइंट नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो ज़रा लगाते हैं। देखिए ये हमारा x है ना, 2, तो 2 लिख दिए, और इज इक्वल टू रेशियो क्या है? 2 × x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 1 × x2, 1 × x1, यानी 1 × -3 बाई क्या होगा? रेशियो क्या होगा? 2 + 1, यानी ये 3 हो जाएगा। 2 × 3 इज इक्वल टू 2x - 3, ये 3 होगा ना, 3 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाइड, तो 2 × 3 6 इज इक्वल टू 2x - 3, -3 इधर जाके क्या होगा? प्लस, यानी 6 + 3 इज इक्वल टू 2x, यानी 9 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 9/2, 9/2 यानी 4.5। ठीक, y निकालिए। y निकालने के लिए y आपका क्या है? -1, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × y1, यानी 2 × y1।
ठीक है, यहाँ पे x1 लिख लीजिए, 2 इंटू x1, यानी x1 हमें मिल गया, x1 हमें मिला है 4.5। अब y की बारी, y1 की बारी, तो 2 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 यानी प्लस 1 इंटू 5। y में क्या होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 5/3। 3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3, 5 इधर प्लस में इधर जाएगा क्या होगा -5 इज इक्वल टू 2y, यानी हो जाएगा -8/2 इज इक्वल टू क्या होगा y4, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यानी y हो गया -4। देखिए यहाँ पे भी y -4 है, ये भी y -4 है, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये y क्या होना चाहिए, ये y होना चाहिए -4, और यहाँ पे 7 है और इधर 4.5 से 7.5, यानी स्ट्रेट लाइन है, 4.5 में 7 कितना जोड़ेंगे, 2.5 जोड़ेंगे, 4 5 6 और 7, तो इसमें 2.5 घटा दीजिए, 4.5 में 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.5 में 2.5 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2, -4 इसका ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, 18 का C 2, -4, 18 का C 2, -4। और ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लग लीजिए, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन क्या कहता है, मीडियन कहता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, यही होता है ना। तो x हमारा दिया हुआ है, x हमारा 4.5 इज इक्वल टू x1 नहीं पता है, प्लस x2 कितना है 7 है बाई 2, यानी 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये 7 माइनस घट जाएगा, तो यानी x1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इधर से भी x1 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, किसी तरह भी बनाई, बनना तो है ही। चलिए 18 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब 19 और 20 सेक्शन ए समाप्त हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग वाली कॉन्सेप्ट है। असर्शन मतलब होता है एक कथन, और रीजन मतलब उसके पीछे का कारण। तो असर्शन बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 1 सेंट, मान लीजिए एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारा मान लीजिए रेडियस है, कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 24, तो 28 होना चाहिए रेडियस हमारा। चेक करते हैं, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 176, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176। अब देखिए 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 6 बचा, 6 बार में 16, तो 2 बार में कितना कट जाएगा 8, 8 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 28। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि रेडियस 28 होगा, तभी जाकर सर्कमफेरेंस 176 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। हाँ, तो रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। अगर x बराबर y हो तो ही ये होगा। तो चेक करते हैं, तो अगर हम x बराबर y कर दें, 4x इंटू एक्स कर दें, और यहाँ पे भी x कर दें और y की जगह पे फिर x कर दें, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर भाई, नीचे में भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी यहाँ x है और प्लस में है जी, यहाँ प्लस में है, तो x प्लस x हमारा क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे मत काटिए, यहाँ पे x स्क्वायर रहने दीजिए, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये कट के क्या आ जाएगा 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सही है भाई, सेक स्क्वायर थीटा 1 तो हो ही सकता है, या इसको ऐसे लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से बड़ा नहीं होता है, -1 से छोटा नहीं होता है। तो असर्शन सही है। अब रीजन क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और देयरफॉर x माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0।
हाँ तो ठीक है, रीज़न भी इसका सही है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी ऑप्शन हमको लगता है ए ही है, assertion and reason are true and R is the correct option। हाँ यानी 20 का होगा हमारा A, इसका हो जाएगा A। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा सेक्शन A हो गया कंप्लीट। सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेक्शन B। चलिए तो चलिए अब हम लोग सेक्शन B की तरफ बढ़ेंगे। सेट नंबर 12 सेक्शन B, इसमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए 10 मार्क्स को ये कैरी करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एल आर डबल, इसके जो जीरोज होंगे, मान लीजिए इसके जीरोज होंगे अल्फा कॉमा बीटा, ये जो होंगे वो डबल हो जाएंगे 2 टाइम्स द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, अल्फा बीटा इसका है और अल्फा 1 बीटा 1 किसका है? वो सेकंड पॉलिनोमियल का है। वो क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यानी यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल ये और एक पॉलिनोमियल ये, और दोनों के बीच में रिश्ता दिया हुआ है कि इसका जो रूट्स होगा, देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होगा, इसका जो रूट होगा वो इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा उसके डबल होगा। यानी आप इन दोनों का रूट्स का रिश्ता निकालिए और जो भी इसका रूट आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो पहले काम करते हैं, देखिए इसका ए बी सी तीनों दिया हुआ है, इसका ए तो दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले इसका निकालते हैं। इसका रूट्स अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा बीटा से भी निकालेगा तो बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा, मान लीजिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा 1 कितना है इसका नहीं पता है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बी की जगह पे क्या लिखिएगा? माइनस 5, और ए की जगह पे क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 5/2, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1, इससे कोई फायदा नहीं, फिर अल्फा बीटा में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। एक काम कीजिए, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर माइनस करने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 6 माइनस 1। ठीक है, तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा घटाने पे, और 6 इंटू 1 हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x लीजिए माइनस 3 कर दीजिए, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। यहाँ पे आप 2 को कॉमन लीजिए x के साथ, तो 2x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 को कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। यानी हमारा रूट्स क्या आएगा? अच्छा, रूट्स के लिए आपको 0 से इक्वेट भी करना होता है, क्योंकि रूट्स को ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। यानी एक बार x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल लीजिए, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वेट कीजिए, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1/2। यानी हमें 2 रूट्स मिल गया। यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्फा 1 है, और ये क्या है? हमारा बीटा 1 है। यानी अल्फा 1 बीटा मिल गया, बीटा 1 मिल गया। तो कह रहा है कि इसका जब डबल कीजिएगा तो अल्फा होगा और बीटा होगा, और वो रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। यानी अल्फा क्या होगा? यानी अल्फा होगा 2 टाइम्स अल्फा 1, और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा 1। तो अल्फा हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा 1 कितना है? 3 है, तो यानी 2 इंटू 3 यानी ये क्या आ जाएगा? 6, और बीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बीटा 1 कितना है हमारा? माइनस 1/2, यानी कट के क्या आ जाएगा? माइनस 1। यानी हमको अल्फा बीटा मिल गया है। अब अगर हमको अल्फा मिल गया 6 और बीटा मिल गया -1, और हमको निकालना है k और l की वैल्यू, तो k और l की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 6 प्लस बीटा क्या है? -1 माइनस b/a, माइनस b कितना है हमारा? k, और a कितना है? 1 है, यानी हो जाएगा 6 - 1 यानी
5 इज इक्वल टू माइनस के, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, k की वैल्यू हमारी आ गई। सिमिलरली अब आप कीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा कितना है हमारा भाई 6 है, और बीटा क्या है हमारा -1 है, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू c कितना है, c हमारा है l, a कितना है 1, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू l, यानी l की वैल्यू -6 और k की वैल्यू -5, जो कि यहाँ हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो आराम से बनाइएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 21 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर इफ AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फिगर देखिए कैसा है, फिगर हमारा कुछ ऐसा है, और ये हमारा ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये हमारा ABCD, ये हमारा A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, C की जगह पे थीटा दिया हुआ है, C की जगह पे थीटा दिया हुआ है, और कह रहा है AD हमारा 4 सेंटीमीटर है, AD हमारा 4 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखिए 4 सेंटीमीटर, और हमारा BD 3 सेंटीमीटर है, BD हमारा 3 सेंटीमीटर है, और हमारा CV 12 सेंटीमीटर है, CV 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड आउट कॉट थीटा, कॉट थीटा, हमें कॉट थीटा निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये बेस होगा। तो यानी बेस हमको मालूम है, बेस कितना है 12, और परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12/5। नहीं समझ में आया 5 कैसे आया? तो देखिए आप लिख सकते हैं AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD और BD हमको मालूम है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 यानी 25 AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर अगर 25 आ रहा है, यानी AB हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी AB हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो AB 5 आ गया, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया, बेस हमारा 12 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर यही है? चेक कर लिया जाए, देख लेते हैं। 21 नंबर 22 है, 12/5, 12/5, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारा सवाल नंबर था 22 का आंसर एकदम सही आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पे भी एक फिगर है, बहुत पेचीदा फिगर तो नहीं है, आराम से बन जाएगा। ट्रायंगल है और यहाँ पे एक सर्कल है, कुछ इस डिजाइन से कि ये तीनों टच कर रहा है एक दूसरे से। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एकदम सर्कल ही है। ठीक है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, और ये ऐसे गया है। ये टेढ़ा लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। आपको मालूम है कि सर्कल जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये तीनों टेंजेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है ABC, ये हमारा है A, ये हमारा है B, और ये हमारा है C, साथ ही साथ PQR भी है। तो यहाँ पे हमारा है P, यहाँ पे हमारा है Q, यहाँ पे हमारा R है। फिर कह रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रेडियस x सेंटीमीटर है, ये रेडियस हमारा x है, ये तीनों x है क्योंकि तीनों रेडियस है, ये हमारा सेंटर O है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x निकालना है। देखिए इस फिगर में आपको जब भी मिले और x निकालना हो तो आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, सीधा ही ऐड होगा। थोड़ा सा बोर्ड पे
ड्राइंग करने में दिक्कत होता है। ठीक, ये हमारा ऐड हो गया। अच्छा, तो यहां लिख दीजिएगा कि ज्वाइन BO AO एंड CO। नाउ अब यहां पे देखिए, अगर हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर दें इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA होगा। देखिए ये छोटा छोटा वाला जो एरिया है, ये छोटा वाला एरिया, ये वाला छोटा एरिया, फिर ये छोटा एरिया और ये छोटा एरिया, तो ये तीनों एरिया को जोड़ देंगे तो ये बड़ा एरिया आ जाएगा ना। अब देखिए बड़ा एरिया अगर आ जाएगा, आप समझिए ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है यहाँ पे, लिख दे आप दीजिएगा गिवन क्या है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट B पे 90 डिग्री है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है BC है, इंटू हाइट हमारा क्या है AB है, यही होगा ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू इसका बेस क्या लिखेंगे, बेस हमारा है BC है और AOB पूछ रहा है ना, AOB, तो AOB में आपका बेस क्या है, AOB में आपका बेस है AB हमारा बेस है, और हाइट क्या है हमारा x है, प्लस इसमें भी BOC, यानी BOC में हाफ, बेस हमारा क्या है BC और हाइट क्या है हमारा x है, प्लस एरिया ऑफ COA में भी हाफ, बेस है हमारा AC और हाइट हमारा x है। अब देखिए हाफ तीनों में है और x तीनों में है, तो क्यों ना हम हाफ तीनों का कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बच जाएगा, और यहाँ पे हाफ BC कितना है जी 6 सेंटीमीटर और AB कितना है 8 सेंटीमीटर। एक और बात समझिए कि अगर मुझे CA निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, क्योंकि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो CA हमको नहीं पता है, तो AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी CA स्क्वायर 10 है, यानी CA हमारा क्या है 10 है, यानी CA हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है। रखिए यहाँ पे, तो देखिए हाफ से हाफ कट गया, 8 छक 48 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया x। AB कितना है भाई, AB हमारा 8, BC कितना है 6 है, और CA कितना है 10 है। 8 9 10 4 14, 14 और 10 24, यानी x इंटू 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, यानी 24 से 48 कट गया 2 बार में, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। वही हमें पूछ रहा था, तो क्या चेक कर लिया जाए आंसर आ गया क्या, 23 का आंसर है 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, आप इस पे ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा वाला फिगर आपको दिख गया तो आप इसी को लगाइएगा, ठीक है, जब भी ऐसा दिख गया तो आप यही काम करेंगे, 3 छोटा छोटा एरिया ले लेंगे, ठीक है, और तीनों का एरिया निकाल दीजिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और इस बड़े वाले का भी एरिया निकाल दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ये परपेंडिकुलर ना दिया हो, इस केस में तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो आप क्या कीजिएगा हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा और हीरोन्स फार्मूला से आराम से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद। देखिए 23 में और करके भी क्वेश्चन है, तो चलिए मैं उसे भी बता देता हूँ। में और करके क्वेश्चन है, तो और करके क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ AB इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल ऑफ द सेंटर O। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है 23 का और वाला 23 और कि आसान है इसके मुकाबले। देखिए AB इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A, यानी एक सर्कल लीजिए और एक पॉइंट A लीजिए, A से एक टेंजेंट जोड़ दीजिए A पॉइंट से, सर्कल जो सेंटर है वो O है, और AB यानी ये हमारा B है
और बी को आप जोड़िएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल बी ओ सी इज द डायमीटर, सॉरी एंगल नहीं, बी ओ सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बी ओ सी, यानी यहाँ से एक खींच दीजिए तो ये हमारा सी हो जाएगा, यही हमारा डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल ए ओ सी इज 120 डिग्री, ए ओ सी। तो एक काम कीजिए, तीनों को मिलाइए, मान लीजिए ए पर ही मिल रहा है, ठीक है, यानी कह रहा है ए ओ सी जो है, ए ओ सी 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री, तो बोल रहा है कि फाइंड एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी ये वाला ट्रायंगल एंगल हमें निकालना है। अब आपको देखिए ये 120 डिग्री है, तो लीनियर पेयर से ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 और 90 है तो ये 30 डिग्री होगा, यानी ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप लिख लीजिएगा। मुद्दा समझने पे है, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा तो आप ही का टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं और आसानी से समझा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30 डिग्री, जो कि आराम से निकल गया। ये वाला आसान है, इसलिए जब भी आपको और वाला क्वेश्चन मिले तो दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मत बनाइएगा। किसमें टाइम कम लग रहा है उसके हिसाब से चलेगा। इन अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी 2 है, चलिए मैं एक एक करके दोनों को बता दूंगा, और वाला भी कह रहा है इन अ सर्कल विद अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंस 45 डिग्री एट द सेंटर। चलिए यहाँ पे भी सर्कल है, फिगर जरूर बनाइएगा क्योंकि फिगर पे भी मार्क्स मिलता है। टीचर लोग पहले देखते हैं कि बच्चा समझा है कि नहीं समझा है क्वेश्चन को, और अगर आप फिगर अच्छे से बना दिए हो तो यानी आपको मार्क्स मिलेगा। 45 डिग्री बन रहा है और ये हमारा आर्क है, मान लीजिए ए बी, और ये मैंने लिखा, तो ये ए बी हमारा क्या है? आर्क है। रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है, तो आर हमारा है 21 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए। लेंथ ऑफ द आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। लेकिन ध्यान रखिएगा थीटा जो होगा वो हमारा रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। और यहाँ पर थीटा किस में दिया हुआ है? डिग्री में। तो काम की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिग्री से रेडियन में बदल लेंगे। 45 डिग्री इज इक्वल टू आर्क हमें नहीं पता है तो ए बी लिख दीजिए, रेडियस हमको पता है तो 21 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, तो एक काम कीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पे 45 को लिख सकते हैं 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, अच्छा इज इक्वल टू ए बी। और 25, चलो 25 में है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो क्या होगा? न्यूमरेटर में, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 21। सॉल्व कीजिए, तो 21 इंटू 45 इंटू पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7, साथ में 180 नीचे में है, इज इक्वल टू ए बी। सॉल्व कीजिए इसको, जाएगा देखा जाए तो 7 तिरिके 21, 3 छक्का 18 यानी 60 बार में, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 2 बार में, ये 11 बार में, यानी 33/2, यानी हो जाएगा 16.5, यानी ए बी इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर हमारा आर्क का लेंथ होगा। 24 का आंसर क्या है? हाँ 16.5 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है। अच्छा, तो हमारा पहला ऑप्शन, ये हमारा पहला था कि तो आप पहले ए बी निकालिए, तो हमारा पहला वाला बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? इसी में दूसरा कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है आपको पता है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, उसको थीटा से, थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई किया। थीटा कितना भाई? 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई 22/7। रेडियस कितना है? 21 इंटू 21, 7 तिरिके 21। अब देखिए 15 का टेबल से काटा जाए, चलिए पहले काट देते हैं 5 का टेबल से। 9 5 45, 5 7 5 35, और 1 हासिल गया तो 72, 8 9 72, 8 बार में कटेगा ना, और फिर काटिए, काट सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6
इंटू 21/8, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 33 बार में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट ही में है। चलिए कर लेते हैं। 33 इंटू 21 यानी 3366, 3366 यानी 396 यानी 693 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 हाथ में कैरी है तो 29, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, फिर 9 है यहाँ पे, तो 1 एक कैरी हो गया 13, 4 3 12, फिर पॉइंट आएगा 12, तो एक कैरी आया तो दूनी 8 होता है, फिर 2 कैरी आया तो 5 बार में 173.25। आंसर क्या है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो ये हमारा दूसरा 24 था, तो 24 का भी आंसर दोनों आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला याद करते चलेगा, जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो याद करते रहिएगा, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले से आपके सवाल बनने वाले हैं बोर्ड में। चलिए 24 बन गया। वीडियो ठीक है, 20 मिनट हो भी गया है, तो चलिए जल्दी से ख़त्म किया जाए। 24 का एक और भी है, और में ऑप्शन है, चलिए मैं इसको भी बना देता हूँ। और नंबर क्या कह रहा है 24 का और में? द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इतना हेक्टेयर, यानी सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है? 13.86 हेक्टेयर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब आपको क्या लगाना है? एक बाड़ लगाना है, यानी यहाँ से एक बैम्बू गाड़िए और यहाँ से कांटे वाले तार से इसे घेर दीजिए, उसी को कहते हैं फेंसिंग। यानी एरिया ऑफ जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो कितने के दर से है? तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है हमारा, वो है 4.40 पैसे। हाँ, 4.40 रुपये पर मीटर, यानी 1 मीटर पे इतना खर्चा आता है। अब देखिए यहाँ पे हेक्टेयर दे दिया है, तो एक बात आपको याद रखना होगा, ये आपको 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। अब मुझे बताइए, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है, और हमको क्या निकालना है? 2 पाई आर निकालना है। कोई बात नहीं, एरिया रख दीजिए। 13.86 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर बराबर इतना, तो हम क्यों नहीं हेक्टेयर को बदल लें? चलिए देखिए, हेक्टेयर है, यहाँ पे हम इंटू 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं ना। हेक्टेयर की जगह क्या लिख सकते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 10,000 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई को लिख देते हैं 22/7 और रेडियस हमारा r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो r निकाली, देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो ये हो जाएगा 138600 इंटू 7 बाई में 22। काटिए तो जब देखते हैं 11 के टेबल से काटिए। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 1 कैरी बचा, नहीं 1 नहीं 2 कैरी बचा, तो 22 आ जाएगा 2 बार में, फिर 6 कैरी बचा, 6 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा 63, यानी 63,000 भी होगा, इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा r स्क्वायर। अब 63 क्या है? 63 हमारा 8 7 नहीं 8 9 7 9 7 63 होता है। 9 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7 कर दिए हम लोग, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा 6300, 9 7 63 और 2 जीरो। अच्छा, 7 का एक पेयर बन गया, 10 का भी एक पेयर बन गया, और 9 अपने आप में स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए, इसको लिख देते हैं 3 इंटू 7 इंटू 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी r हमारा क्या हो जाएगा 7 3 21, यानी 210 रेडियस हो गया। अब हमको पूछ रहा है क्या? पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर निकालना आसान है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 210, 7 3 21 30 हो गया, 66 इंटू 30, हाँ
तो 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19, 198 0, यानी इतना इसका मीटर हमारा पेरीमीटर है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट यानी इतना मीटर है और 1 मीटर को करने में 4 रुपया 40 पैसा का खर्चा आता है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1980 मीटर इंटू 4.40 पर मीटर, यानी मीटर एक नीचे में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट गया। अच्छा 4.40 लिखिए, 4 या 4.4 लिखिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 4.4 है और यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट को हटा देगा, यानी 198 इंटू 44। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा कर दें। चलिए कर देते हैं, 198 44, 8 चौक के 32 का 2 हाथ में 3, 9 चौक के 36, 39 हाथ में 3, 4 एकम 4, 7, 792, 2 9 10 11 10 7 17 8, यानी 8,712 रुपया इसका खर्चा आ जाएगा। आंसर क्या है भाई, 5,808 रुपये। आंसर तो नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया चेक कर लिया जाए। 13.86 ठीक है, और 4.4 रुपया, 13.86 के हिसाब से अगर यहाँ 13.86 10,000 से किए तो 2 पॉइंट हट गया, 2 जीरो आ गया, 11 टू जा, और 11 के टेबल में काटे 13 को तो 1 बार में, फिर 2 आ गया, 22 आता है 2 बार में, फिर 6 बचा तो 6 आता है, 2 जीरो ठीक है। तो 6 12 63 00 6 भी ठीक है, और यहाँ पे 7 था ना, 9 7 63, तो एक 10 आ गया, एक 7 आ गया, एक 3 आ गया, 210। रेडियस भी एकदम सही है। फिर क्या कह रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गई, कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ चार्ज। हाँ मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं किया है, तो 2 पाई आर, 2 इंटू 10⁻⁷, रेडियस हमारा कितना है 210, 7 तरीके 21। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 इंटू 66 कहाँ से हो जाएगा, 44 होगा ना। देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। चलिए तो ये हो जाएगा 4 3 12 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 1320। गड़बड़ कीजिएगा तो देखिए यही, इसीलिए आपको रीचेक करते हुए चलना है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। यानी 132 इंटू 44, 132 इंटू 44, 4 दूनी 8, 4 3 12 हाथ में 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 8 0 8 5 ठीक है, 5,808 यही आंसर है, 5,808 यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया, थोड़ा सा आप रीचेक करते चलिएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप पे कमांड होगा, नहीं तो आपसे बनने वाला क्वेश्चन भी वहाँ जाके गड़बड़ हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और जो कि लास्ट है इस सेक्शन का जो है कि 25 क्या कह रहा है भाई, 25 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर देख लीजिए क्या है। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ फिगर है जहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक, अब लिखा है AMN ABC, यहाँ पे लिख दीजिए A, यहाँ पे लिख दीजिए B, यहाँ पे लिख दीजिए C, और यहाँ पे लिख दीजिए D लिख दिए, यहाँ पे MLN। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर LM इज पैरेलल टू BC। पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या कह रहे हैं, LM इज पैरेलल टू BC, और कुछ पैरेलल है, एंड LN इज पैरेलल टू CD। अब LN जो है वो पैरेलल है CD के। प्रूव क्या करना है, तो हमें टू प्रूव, ये प्रोसेस है, आपको इसी तरह लिखना है, टू प्रूव करना है कि ML बाई BC इज इक्वल टू AL बाई AC इज इक्वल टू AL बाई AC, ML बाई BC इज इक्वल टू AL बाई AC। हाँ ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें प्रूफ देखिए, ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमको थेल्स थ्योरम यूज़ करना है या बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल को ले लिए, सिंस ML is parallel to या LM is parallel to BC, ML is parallel to BC, so AM, ML बोल रहे हैं ना, ML और BC, हाँ AM AL by AC, ML by BC, ML by BC, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं AM by AB इज इक्वल टू हो जाएगा AL by AC, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, बाय BPT, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में कहता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो वो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसको समान रेशियो में बांट देगा, यानी AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC कर देगा, AL बाई AC कर देगा, ठीक है। यानी मुझे एक मिल गया, AL बाई AC मिल गया, AM बाई AB हमको नहीं चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, ML चाहिए BC। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये एंगल इसके पैरेलल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो नाउ इन ट्रायंगल AML एंड ट्रायंगल ABC, एंगल AML इज इक्वल टू एंगल ABC, यहाँ पे लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल ACB, यहाँ पे भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो बाई AA सिमिलैरिटी, सो बाई AA सिमिलैरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल AML इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। AML जो है वो ABC के सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो गया तो सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, हम लिख सकते हैं AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC इज इक्वल टू ML बाई BC। यानी इस ट्रायंगल का जो साइड है वो इसके माने साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, सॉरी यहाँ 1 माने हैं तो 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए और एक ये वाला इक्वेशन यूज कीजिए। तो देखिए AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC है, यहाँ पे भी AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC है और इज इक्वल टू ML बाई BC। वो सब कुछ नहीं करना था, देखिए यही बस मुझे सिमिलर प्रूव कर देना था, काम हो जाता। यानी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डायरेक्ट इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आप इसको नहीं भी करते, देखिए अगर आप इसको नहीं भी करते, इसको काट भी दीजिए, तो हमारे ये प्रूव हो गया है। देखिए क्या प्रूव गया है, ML बाई BC इज इक्वल टू AL बाई AC, हेंस प्रूव। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक कर दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते। तो ये हमारा सेक्शन B कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे सेक्शन C की तरफ।